हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एसबी कोचिंग साइंस क्लास 12th में। आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा क्लास स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि हम पहले क्लास में हमको पुर्तगाली के बारे में बताए थे। आज जो है डच, डेनिश और फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बारे में बताएंगे। आखिर ये जो है किस तरह से कंपनियां जो है भारत में व्यापार करने के लिए आया था और इसने क्या क्या यहाँ पे किया था। ठीक है, चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं और आइए क्लास में बने रहिए। ठीक है, देखो पुर्तगाली के बाद जो आता है ना, पुर्तगाली के बाद आता है डच आता है। कौन आता है? डच आता है। डच के बाद आता है ब्रिटिश, ब्रिटिश के बाद आता है डेनिश, डेनिश के बाद आता है फ्रांसीसी। तो पुर्तगाली के बारे में बताए थे आपको, तो पुर्तगाली के बारे में ठीक है। पुर्तगाली के बारे में बताते हम कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। ये आखिर ये बताइए, आखिर जो स्वाली का जो युद्ध हुआ था, स्वाली का युद्ध किस वर्ष हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था स्वाली का युद्ध। ठीक है, ये आप जवाब दीजिए। हाँ, जो स्वाली का जो युद्ध हुआ था किस वर्ष हुआ था? नहीं, स्वाली का नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, स्वाली का नहीं, चोल का युद्ध। ये बताइए कि चोल का युद्ध किसके बीच हुआ था और किस वर्ष हुआ था चोल का युद्ध। चोल का युद्ध जो होता है 1508 ईस्वी में हुआ था और वो जो हुआ था फ्रांसीसी का जो होती सॉरी ये पुर्तगाली का जो गवर्नर था वो था कौन? अल्मीडा था। अल्मीडा के साथ जो उसका जो युद्ध हुआ था वो था गुजराती व्यापारी मिस्र के नाविक के साथ उसका युद्ध हुआ था, चोल का युद्ध, जो कि 1508 ईस्वी में हुआ था। उसने जो है वाटर पॉलिसी का भी लागू किया था, वाटर नीले जल पॉलिसी का नीति का भी अपनाया था उसने। 1509 में द्वीप वाले क्षेत्र को मतलब कब्जा कर लिया था। तो जब अल्मीडा हार जाता है तो उसके बाद जो है अल्बुकर्क को जो है मतलब ये पुर्तगाल का गवर्नर बना के भेजता है अल्बुकर्क को। तो अल्बुकर्क के बारे में जो हम आपको बताए थे, अगर उसने क्या क्या किया था। अल्बुकर्क ने जो है 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया और 1511 ईस्वी में मलक्का को जीता और 1515 में खमात की खाड़ी जो हारमुज वाला क्षेत्र है उस पर उसने अधिकार कर लिया। जो अल्मीडा ने हिंद महासागर पर जो समुद्र पर जो मतलब राज करने के लिए जो उसने जो नीति अपनाई थी, वाटर पॉलिसी का नीति जो अपनाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, तो वो ब्लू वाटर पॉलिसी को जो है अल्बुकर्क ने समाप्त कर दिया था। इसने जो है कोचीन वाले क्षेत्र में जो है इसने सती प्रथा पर भी रोक लगाया था। इसने जो है भारतीय महिलाओं को भी पुर्तगाली पुरुष से शादी करने के लिए प्रेरित किया। इसने इसने जो है यहाँ पे जो है 1556 ईस्वी में जो है पुर्तगालियों ने गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था। छोटे छोटे पद पर जो है भारतीयों को भी जो है अपने जो है सैनिकों में भर्ती करना शुरू किया था उसने, पुर्तगालियों ने। ठीक, तो चलिए यहाँ तक तो बता ही दिए थे। आखिर जो हाँ ये भी बताए थे कार्टेज का पिला पद्धति, यदि ये एग्जाम में पूछे कि कार्टेज का पिला पद्धति का मतलब क्या है, तो इसका ये मतलब था कि वो जो होता था कि कोई भी मतलब मान लीजिए कि पुर्तगाल के अलावा कोई भी मतलब वहाँ पे जहाज, यदि कोई बाहरी एरिया का जहाज इसमें समुद्र में पार कर रहा है तो उससे जो है उसको टैक्स देना पड़ता था। उसकी अनुमति के बिना जो है कोई भी जहाज नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि अकबर जो था ना, उसमें मुगल बादशाह अकबर था, अकबर को भी जो है समुद्र में जहाज को ले जाने के लिए उसको भी टैक्स देना पड़ता था। तो चलिए आज पूरी तरह से पुर्तगाली के बारे में बता दिए थे। आखिर उसने पहला कंपनी खोला था सूरत में, 1503 ईस्वी में खोला था। उस पर किला वाला बनाया था, अल्बुकर्क ने बनाया था। ठीक है, तो चलिए आगे आइए, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 1612 ईस्वी में जो है स्वाली का युद्ध होता है पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच, जो कि उसका नेतृत्व कर रहा था थॉमस बेस्टा कर रहा था। चोल का युद्ध 1508 ईस्वी में हुआ था। पुर्तगाल का जो गवर्नर था अल्मीडा और गुजराती व्यापारी के नाविक के साथ युद्ध हुआ था। तो चलिए यहाँ तक तो पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब जो पढ़ना है हमको, अब जो पढ़ना है डच के बारे में पढ़ना है। आखिर पुर्तगाली कंपनी जो है वहाँ से डच से भी आता है, मतलब यूरोप से डच से भी आता है। तो आइए डच के बारे में पढ़ेंगे। पुर्तगाल तो खत्म हो गया था आपका, पहला था पुर्तगाल, पुर्तगाली। अब जो पढ़ना है हमको डच के बारे में पढ़ना है। डच जो है ये जो है हॉलैंड का निवासी था। डच डच जो है कहाँ का था? ये डच जो था ये नीदरलैंड का था, नीदरलैंड का था, नीदरलैंड का था। और ये डच जो है हॉलैंड का निवासी था, हॉलैंड का निवासी था। पहला डच यात्री जो भारत आया था वो आया था 1596 ईस्वी में, वो था कार्बोनियल हाउटमैन। कौन था? कार्बोनियल, कार्बोनिल, कार्बो कार्बोनिल हाउटमैन, हाउटमैन।
यही जो है 1596 ईस्वी में जो है पहला डच यात्री जो आया था भारत। यदि ये एग्जाम में पूछे कि पहला डच यात्री भारत कौन आया था, वो आया था कार्बोनिल हाउटमैन। पहला पुर्तगाली यात्री भारत कौन आया था, वो आया था वास्को डी गामा। तो कार्बोनिल हाउटमैन जो है ये पहला डच यात्री था जो कि भारत आया था 1596 ईस्वी में। इसने जो कंपनी की जो स्थापना किया था वो किया था 1602 ईस्वी में। कब किया था कंपनी का स्थापना? 1602 ईस्वी में इसने अपनी कंपनी की स्थापना किया था। और वो कंपनी का नाम था, उस कंपनी का नाम था बरिंदे बेरिंगे अस्ते अस्ते डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया कंपनी बरिंदगे अस्ते डच ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी ये पूछे कि डच ने जो है अपनी जो कंपनी जो खोला था, उस कंपनी जो है उस कंपनी का नाम क्या था? बरिंदगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी। वो कब खोला था? 1602 ईस्वी में। डच जो है ये जो है डच ने इंडोनेशिया वाले क्षेत्र पर कब्जा किया था और डच ने जो है वहीं पर जो है इसने जो है अपना व्यापार प्रसार किया था। डच वाले यानी डच ने इंडोनेशिया वाले क्षेत्र पे इसने जो है डच ने जो है यदि ज़्यादा यदि व्यापार में यदि महत्व दिया था तो इसने दिया था सूती वस्त्र में। किसमें दिया था? सूती वस्त्र में दिया था इसने ज़्यादा महत्व। तो डच ने जो है यदि ये पूछे एग्जाम में कि किस यूरोपीय कंपनियों ने जो है मतलब भारत में जो है सूती वस्त्रों का सबसे ज़्यादा मतलब व्यापार किया था, तो सबसे ज़्यादा व्यापार जो किया था सूती वस्त्र पर ज़्यादा जोर किसने दिया था? डचों ने दिया था। डच ने जो है ये नीदरलैंड का रहने वाला था और हॉलैंड का निवासी था। 1596 ईस्वी में कार्बोनेल हाउटमैन जो है पहला डच यात्री भारत आता है और 1602 ईस्वी में जो है इसने जो है अपना कंपनी की स्थापना करता है। कहाँ पे? डच में करता है। और वो जो कंपनी का नाम क्या था? बरिंदगे अस्ते ईस्ट इंडिया कंपनी। बरिंदगे ईस्ट इंडिया कंपनी। इसने जो है सबसे पहला कंपनी जो खोला था वो खोला था 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। कहाँ पे खोला था? मसूलीपट्टनम में, जो कि मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश। ठीक। यदि ये पूछे कि डचों ने सबसे पहला कंपनी भारत में किस जगह पे खोला था, वो खोला था मसूलीपट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में खोला था 1605 ईस्वी में। देखो जब वहाँ पे जब डच ने जब कंपनी खोला था ना मसूलीपट्टनम में, तो वो जो है 1608 ईस्वी में जो है अंग्रेज भी वहाँ पे जाके कंपनी खोला था मसूलीपट्टनम में। 1608 ईस्वी में दूसरा व्यापारिक कोठी जो अंग्रेजों ने खोला था वो खोला था मसूलीपट्टनम में ही खोला था। तो मसूलीपट्टनम में जब वहाँ पे जाके खोला था ना अंग्रेज ने, तो पहले से तो वहाँ पे डच था, तो डच और अंग्रेज के बीच में दोनों में युद्ध हो गया, झगड़ा हो गया, संघर्ष चलना शुरू हो गया। तो जब दोनों के जब बीच में जो युद्ध होता ना, वो युद्ध का नाम था बेदरा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? बेदरा का युद्ध। तो अंग्रेज और डच के बीच में जो है एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम है बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध। ये युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1759 ईस्वी में। ठीक है, 1759 ईस्वी में युद्ध हुआ था। अब देखिए आप मान लीजिए कि आप जो है कहीं पे कुछ दिन से पहले से जो है कुछ व्यापार कर रहे हैं और आपके साइड में भी जो है कोई आके व्यापार करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आए और तुरंत ही झगड़े कर दिया। ऐसा तो नहीं कर सकते है ना। तो वो जो आया ना तो कुछ दिन तक व्यापार किया, देखता रहा, ये भी उसके देख के चिढ़ता था, वो भी चिढ़ता था। तो ऐसा कितना दिन चलेगा? आप ही मान लीजिए आप ही के साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कितना दिन हो सकता है इस तरह का? तो कभी ना कभी उसका निराकरण हो गया करता है। तो वही जो है बेदरा का जब युद्ध हुआ था ना 1759 ईस्वी में, तो उसी में जो है फ्रांसीसी और अंग्रेज नहीं सॉरी डच और जो अंग्रेज था दोनों जो है बेदरा के युद्ध में जो है दोनों एक दूसरे जो है भिड़ जाता है। तो बेदरा का युद्ध जो हुआ था 1759 ईस्वी में, और उसमें जो है डच की हार हो जाती है। डच की क्या होता है? ये हार होती है। तो बेदरा का युद्ध में जो है कौन कौन लड़ता है? एक लड़ता है डच और एक लड़ता है अंग्रेज, डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसमें जो है डच की हार होती है और इसकी जीत होती है। तो डच का जो है उसमें हार हो जाता है। और जो है देखो सबसे पहले तो स्वालिक के युद्ध में ही मतलब 1612 ईस्वी में जो है पुर्तगाली को हरा दिया था। जब पुर्तगाली को जब 1498 से यानी 1500 ईस्वी से ही वो जब व्यापार कर रहा था, तो 100 वर्ष के बाद जब ये डच आया था, डच कब आया था? 1602 ईस्वी में, और वो आया था कब? 1500 ईस्वी में। तो 100 वर्ष के बाद डच आया था। तो डच को लगा कि आखिर जब 100 वर्ष के बाद ही पहले पुर्तगाली ने यहाँ पे व्यापार कर रहा है, जब वो हार गया, हाँ जब वो हार गया तो हम किस खेत का मूली हैं? आप ही मान लीजिए आप ही जो है बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं और आपका नहीं हो रहा है, और कोई 4 दिन से मेहनत कर रहा है, और यदि वो सोचे कि मेरा नहीं हो रहा है नहीं हो रहा, तो उसको भी लगना चाहिए कि जब ये इतना दिन से मेहनत कर रहा है इसका नहीं हो रहा तो मेरा क्या हो सकता है।
तो वही बात है, वहाँ पुर्तगाली में था, जो पुर्तगाली जो था बहुत दिन से व्यापार कर रहा था, फिर भी वो हार चुका अंग्रेज से। तो उसके जो उससे हारने के वजह से जो है ना, इधर डच, डेनिश और फ्रांसीसी जो है ना, खुद ब खुद जो है ना अपने आप को जो है ना कुछ अलग ही मतलब महसूस करने लगा, कि वो सोचा कि अरे यार इतना दिन से ये कर रहा है, इसको जब ये हरा दिया तो हम लोग को तो और ये पहले निपटा देगा। तो इसी की वजह से जो है डच डच को भी जो है बेदरा के युद्ध में 1759 ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने निपटा दिया उसको। तो डच कहाँ तक सीमित रहा था, ये सिर्फ रहा था इंडोनेशिया वाले क्षेत्र तक। तो डच के बारे में ये पूछे कि ये कहाँ तक सीमित रहा, सीमित कहाँ तक था ये, तो वो था मतलब इंडोनेशिया वाले क्षेत्र तक ही जो है ये अपने आप को व्यापार को सीमित रूप में रखा। जैसे देखो, जैसे जब पुर्तगाली जो है वो जब पुर्तगाली को स्वाली के युद्ध में जब हरा दिया था, तो उसी समय जो है पुर्तगाली भी जो है ब्राज़ील की ओर चल चुका था, क्योंकि ब्राज़ील का खोज जो है मतलब केब्राल अल्वरेज ने किया था, मतलब उसका खोज। तो उसी के वजह से जो है मतलब वहीं पे जो है पुर्तगाली उधर ब्राज़ील की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया, और जो है डच ने जो है इंडोनेशिया वाले क्षेत्र पर ही जो अपना ध्यान केंद्रित रखा, और उसने जो है सबसे ज़्यादा महत्व दिया था, वो दिया था सूती वस्त्र में। यदि ये पूछे कि सूती वस्त्र का व्यापार सबसे ज़्यादा महत्व किस कंपनी ने दिया था, वो दिया था डच वाले कंपनी ने। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी दिया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, बरिंदगे अस्ते डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, और इसने जो है 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम के आंध्र प्रदेश में कंपनी खोलता है, जो कि 1608 ईस्वी में जो है वहाँ पे अंग्रेज ने भी कंपनी खोलता है। तो जिस वजह से जो है बेदरा के युद्ध में जो है उसको जो है एक दूसरे के सामना करना पड़ता है 1759 ईस्वी में, और उसमें जो है डच को पूरी तरह से हार हो जाता है, और वो जो है अपने आप को आत्मसमर्पण करके वो जो है इंडोनेशिया वाले क्षेत्र की ओर चल जाता है। तो यहीं तक जो है डच का कहानी है, डच के बारे में डच का डंका बज गया। अब जो पढ़ना है हमको, अब जो पढ़ना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो आइए क्लास में आगे मतलब पढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तीसरा यूरोपीय कंपनी। तो दो कंपनी तो क्लियर हो गया, एक पुर्तगाली और एक डच। अब जो पढ़ना है वो पढ़ना है अब आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ठीक है, तो दूसरा हो गया डच, तो खत्म हो गया, डच खत्म हो गया, पुर्तगाली भी खत्म हो गया। तीसरा पढ़ना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसके बारे में पढ़ना है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1599 ईस्वी में। किसी बुक में जो है आपको 1600 ईस्वी में मिलेगा, लेकिन जो एनसीईआरटी में है इसकी जो स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1599 ईस्वी में। कहीं कहीं पे आपको जो है 1600 ईस्वी भी नजर आता है, लेकिन वो भी कई एग्जाम में जो है 1600 ईस्वी को ही मान गया है, और 1599 जो है ये एनसीईआरटी में है। इसी में जो इस कंपनी की स्थापना हुई थी। और ये कंपनी जो है ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये अपने आप को जो एकाधिकार व्यापार करने के लिए ये मतलब अनुमति मांग रहा था भारत से, कि मेरे अलावा जो है कोई भी मतलब भारत में व्यापार नहीं करे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्व ही जो है वहाँ पे एक और कंपनी था, यहीं का ब्रिटेन का ही कंपनी एक और था। उस कंपनी का नाम था काउंट लाली, नहीं, हाँ, लिवेंट कंपनी नाम था। उस कंपनी का क्या नाम था? लिवेंट कंपनी जो है इसको जो है एकाधिकार प्राप्त मिला था व्यापार करने के लिए स्थल मार्ग से मिला था, स्थल मार्ग से, कि तुम जो है स्थल मार्ग से ही व्यापार करो, स्थल मार्ग से आपके अलावा जो है कोई व्यापार नहीं करेगा, ब्रिटेन का कोई भी कंपनी नहीं करेगा। तो लिवेंट कंपनी को जो है स्थल मार्ग से व्यापार करने के लिए मिला था, वो अनुमति कब मिला था? 1592 ईस्वी में मिला था। ठीक है, तो उसके बाद जो है यदि ये पूछे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले ही किस कंपनी को भारत में एकाधिकार व्यापार करने का अधिकार मिला था, वो था लिवेंट कंपनी। उसका नाम क्या था? कंपनी का लिवेंट कंपनी नाम था, और वो उसको कब मिला था? 1592 में, और वो जो है उसको मिला था स्थल मार्ग से। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसको जो है जल मार्ग से मिलता है अनुमति, जल मार्ग से, और वो जो मिलता है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 1600 ईस्वी को। वहाँ का जो ब्रिटेन का जो महारानी था, वो तो महारानी का नाम था एलिजा इम्पे। कौन के क्या नाम था? एलिजा इम्पे नाम था। महारानी का क्या नाम था? महारानी एलिजाबेथ था, सॉरी एलिजाबेथ। ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम थी, और वो जो उसी ने जो है कंपनी को जो है जल मार्ग से जो है उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है भेजता है, और वो जो है उसको जो है एक पत्र लिखता है महाराज मतलब उस समय बादशाह कौन था? बादशाह
बादशाह अकबर के नाम से अकबर के नाम से पत्र लिखता है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। मतलब महारानी एलिजाबेथ ने जो एक पत्र लिखा, उस पत्र में जो है कहा कि हम जो है आपके पूर्वी देश में जो है व्यापार करने के लिए एक अधिकार अनुमति हम दीजिए हमको, हम जो है मेरे अलावा जो है कोई भी कंपनी ब्रिटेन की वहाँ पे व्यापार नहीं करेगी, सिर्फ हम ही करेंगे। तो वो जो पत्र लिखा था अकबर के नाम के लिखा था, लेकिन वो पत्र जो है आते आते जो है अकबर का देहांत हो जाता है और वो जो पत्र जो है जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। तो आइए यहाँ जो है यदि ये पूछे कि स्थल मार्ग से किसको मिला था, वो मिला था लिवेंट कंपनी को, और जल मार्ग से किसको मिला था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी की स्थापना 1599 में होती है। तो उस समय वहाँ का जो गवर्नर था, उस कंपनी का जो गवर्नर था वो था थॉमस स्मिथ। हाँ, कौन सा कंपनी का नाम था, उसका गवर्नर का नाम क्या था, थॉमस स्मिथ। थॉमस स्मिथ था, टॉम्स स्मिथ था, सॉरी। हाँ, उस कंपनी मतलब वो जो गवर्नर जो था वहाँ के जो गवर्नर बनाया गया था, उस गवर्नर का क्या नाम था, टॉमस स्मिथ। टॉमस स्मिथ था। तो उस गवर्नर जब यदि ये पूछे कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हो रही थी, तो उस समय वहाँ का गवर्नर कौन था, टॉमस स्मिथ था। और वो कंपनी का स्थापना 1599 में हुआ और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो है महारानी एलिजाबेथ ने जो है अपनी कंपनी को एक अधिकार प्राप्त करने के लिए जलीय मार्ग से जो है महाराजा अकबर के नाम से जो है वो पत्र में लिखा। और वो जो पत्र जो है जहांगीर के दरबार में पहुंचा 1615 ईस्वी में। मतलब कौन लेके पहुंचा था, सर टॉमस रो मतलब जेम्स प्रथम का जो राजदूत था वो कौन था, सर टॉमस रो। वही जो सर टॉमस रो जो है 1615 ईस्वी में ये पत्र लेके जो है जहांगीर के दरबार में पहुंचता है और वो जो है व्यापार करने के लिए एक अधिकार पत्र अनुमति ले लेता है। तो चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद आखिर मतलब किस तरह से उसका मतलब कि कौन कौन जो है अंग्रेज यात्री भारत आया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, मिटा दो इसको। यदि ये पूछे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्व ही जो है किस कंपनी को जो है स्थल मार्ग से व्यापार करने के लिए अनुमति मिला था, वो था एक अधिकार जो मिला था, उस कंपनी का नाम था लिवेंट कंपनी और वो 1592 में उसको अनुमति मिला था। जब ये पूछे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1599 ईस्वी में जब हुई थी, तो उस समय उसका गवर्नर कौन था, वो गवर्नर था टॉमस स्मिथ था। और ये पूछे कि किस मतलब उस समय जब महारानी एलिजाबेथ ने जो पत्र लिखा था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जब पत्र लिखा था, तो किसके नाम पे पत्र लिखा गया था, वो लिखा गया था बादशाह अकबर के नाम से, मुगल बादशाह अकबर के नाम से पत्र लिखा गया था। ठीक है, चलिए आइए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से देखिए जिस तरह से पुर्तगाल का पहला यात्री आया था, उसी तरह से डच का भी पहला यात्री आया था, उसी तरह से जो है अंग्रेज का भी पहला यात्री आएगा। यदि ये पूछे कि पहला यदि अंग्रेज जो आने वाला पहला अंग्रेज आने वाला कौन था, तो भारत में सबसे पहला अंग्रेज कौन आया था, तो यहाँ से देखिए इसको मिटा देते हैं पूरी तरह से, बढ़िया से इधर लिख के चलेंगे। तो ये है ब्रिटिश। तीसरा नंबर पे यही आता है। इसका जो है पहला यदि अंग्रेज पूछे कौन आया था, वो आया था पहला अंग्रेज जो आया था वो था रॉल्फ फिंच जो था। ये जो आया था 1572 या 73 भी रहता है कभी कभी, और कभी कभी जो है 1579 ईस्वी। ये जो है डेट जो है ये विवादित डेट है, ये डेट फिक्स नहीं है। किसी बुक में जो है आपको 1572 से 73 भी मिलेगा और किसी बुक में जो है 1579 में भी मिलेगा। तो कहने का मतलब ये होता है, आप यहाँ भी ये भी समझ सकते हैं, ये 1572 में आया होगा और 1579 तक रहा होगा, लेकिन ये जो है फिक्स नहीं है कब आया था नहीं आया था। ये दो डेट जो है एग्जाम में जो है मतलब माना गया है इसको। तो पहला यदि अंग्रेज पूछे आने वाला कौन था, वो था रॉल्फ फिंच। ये जो आया था ना, ये आया था जल मार्ग से आया था, जल मार्ग से। ठीक, और यदि फिर दूसरा पूछे तो दूसरा जो है जॉन मिलार्ड हुक। ये जो आया था स्थल मार्ग से। ठीक है, ये कब आया था, स्थल मार्ग से आया था, ये आया था जल मार्ग से आया था। तो जॉन मिलार्ड हुक जो है ये दूसरा अंग्रेज मतलब आने वाला था, और ये जो आया था स्थल मार्ग से आया था। और ये रॉल्फ फिंच जो है सबसे पहला आया था, वो आया था जल मार्ग से आया था, यानी जहाज से आया था वो। फिर उसके बाद देखिए यदि ये पूछे कि मतलब उसके बाद जो आता है वो आता है कैप्टन हॉकिंस आता है। कौन आता है, कैप्टन हॉकिंस।
कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस के साथ जो आता है एक और आता है, एक आता है विलियम पिच। विलियम पिच, विलियम पिच आता है और कैप्टन हॉकिंस आता है। जो विलियम पिच जो है ना, ये जो है जहांगीर को जब जब कैप्टन हॉकिंस के साथ जब विलियम पिच आया ना, तो कैप्टन हॉकिंस जो है ये जो है फारसी भाषा भी जानता था, हिंदी भी जानता था, अंग्रेजी भी जानता था। जब कैप्टन हॉकिंस जब जहांगीर के दरबार में जब पहुंचा ना, तो इसने जो है इतना शानदार भाषण दिया इंग्लिश में कि जब जहांगीर जो है देख के जो है ना खुश हो गया, जिस वजह से जो है कैप्टन हॉकिंस को जो है इंग्लिश खान की उपाधि देता है जहांगीर ने। तो कैप्टन हॉकिंस को जो है उपाधि क्या क्या दिया था, उपाधि जो दिया था इंग्लिश खान की, ENGLIS, इंग्लिश खान। तो वो उपाधि किसने दिया था, जहांगीर ने दिया था। किसने दिया था, जहांगीर ने दिया था। ठीक है, तो कैप्टन हॉकिंस को जो इंग्लिश खान की उपाधि किसने दिया था, जहांगीर ने दिया था। लेकिन जहांगीर ने भी जो है ना, इसने भी जो है एकाधिकार पत्र जो प्राप्त करने के लिए अनुमति नहीं प्राप्त कर सका, और जो है जहांगीर ने इसको जो है इंग्लिश खान की उपाधि दिया और जो है इसको मानसबदार बना लिया, मानसबदार बना दिया इसको। इसको कहा कि चलो ठीक ठाक है, तुम इंग्लिश जानबे करता है, फारसी भी जानबे करता है, चलो तुम मेरे यहाँ जो है नौकरी करना शुरू करो। तो इसको जो है कैप्टन हॉकिंस को जो है मानसबदार बना दिया। और विलियम पिच जो है ये इसके साथ आया था। आप ही मान लीजिए आपके साथ कोई दोस्त कहीं मतलब आपके ससुराल जा रहा है, ये बाराती में जाता है, ये सब लड़का सब बाराती में जेबे करता है, तो लड़का तो अलग उधर टेंशन में रहता है, तो उसके साथ जो जाता है जो दूसरा जो और रहता है, वो तो मतलब देखबे करता है इधर उधर, मतलब करबे करेगा छटर पटर। तो वो जो इधर उधर करता है, तो वो जो है इसमें देखता है कि आखिर किसके साथ क्या क्या चक्कर चल रहा है। तो ये जो विलियम पिच था ना, तो ये विलियम पिच जो है ना, ये जहांगीर के ऊपर नज़र मतलब पूरी तरह से रखा। ये जहांगीर जो है कभी कभी जो है कभी इससे मिलने चल जाती थी, कभी उससे मिलने चल जाता था। तो जहांगीर के जो बारे में जो था ना, जहांगीर का एक प्रेमिका का नाम था जिससे वो प्यार करता था, उस प्रेमिका का नाम था अनारकली। ठीक है, उस प्रेमिका का क्या नाम था, अनारकली नाम था। क्या नाम था उसका, अनारकली। थोड़ा लाइट कम आ रहा था। तो उस प्रेमिका का क्या नाम था, अनारकली नाम था। जो अनारकली जब उसका नाम था ना, तो वही अनारकली और जहांगीर के बीच जो प्रेम होता था, किस तरह से वो प्रेम कर रहा है, क्या क्या उस चल रहा है, तो वही सब का जो वर्णन जो है अनारकली और जहांगीर के बीच का जो प्रेम कहानी का जो वर्णन है, विलियम पिच ने अपनी कथा में, अपनी कथा दंत कथा में जो है विलियम पिच ने जो है जहांगीर और प्लस अनारकली इन दोनों के बीच जो प्रेम हो रहा है, उसी प्रेम कहानी का जो वर्णन किया था ये दंत कथा में किया था। इसी का प्रेम कहानी तो प्रेम कहानी का वर्णन कहाँ पे है, विलियम पिच ने किया था अपनी दंत कथा में। अभी मान लीजिए आप ही जो है प्यार करते होंगे और कोई आपका जो है दोस्त सब जानता होगा, तो उसको तो पूरी तरह से पता है आखिर क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो वो जो है एक दिन जो है आपका भी जो है कहानी लिख सकता है, यदि उसको पता होगा ना, तो वो भी जो है कहानी लिख सकता है। ठीक है, तो विलियम पिच का तो यही काम था कि दोनों प्रेमिकों के बीच जो कहानी हो रहा है उसका जो काम जो है इधर हम निपटा देंगे। और इधर जो है कैप्टन हॉकिंस मतलब मानसबदार बन ही गया है, इंग्लिश खान की उपाधि दे ही दिया है, तो हम भी चलो कुछ ना कुछ करते हैं। तो वो जो है इसकी प्रेम कहानी की कहानी मतलब अपनी दंत कथा में लिख दिया। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये पूछे पहला अंग्रेज कौन था, रॉल्फिस था, 1572, 73 या 79 में आया था, जलमार्ग से आया था। दूसरा यात्री आने वाला था जो आया था स्थल मार्ग से, जॉन मिलार्ड हो गया था। उसके बाद आया कैप्टन हॉकिंस, ये जो है इंग्लिश सबसे ज़्यादा जानता था, इसलिए इंग्लिश खान की उपाधि दिया और इसको मानसबदार बना लिया जहांगीर ने। फिर उसके बाद इसके साथ था एक विलियम पिच था, ये जो है उसकी प्रेम कहानी अनारकली के साथ जो चलता था चक्कर, तो वो चक्कर का जो बारे में जो है ये यहाँ मतलब अपना चक्कर लिख दिया। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं, आखिर जो इसके बाद जो है अगला जो उनका ब्रिटेन का जो राजा बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ तो क्लियर है ना, मिटा दें इसको, ठीक है मिटा देते हैं।